गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने संधि के बारे में जानकारी प्राप्त की। कौन सी संधि के बारे में प्राप्त की? स्वर संधि। स्वर संधि का कौन सा भेद था? पूर्व रूप। और उसी प्रकार अब स्वर संधि का जो अंतिम जो भेद है पर रूप संधि, आज हम उसके बारे में जानते हैं। तो स्वर संधि का सातवां जो भेद है वह है पररूप संधि। कौन सी संधि? पररूप संधि। कौन सी संधि है? पररूप संधि। पररूप संधि का सूत्र है एंगी पररूपम। एंगी पररूपम। एंग पररूपम। सूत्र के आधार पर बताया गया है कि अकारांत उपसर्ग परे एंड स्वर जिसके शुरू में लगा हुआ हो ऐसी धातुओं के लिए पररूप संधि का प्रयोग होता है। और उनके स्थान पर आई औ पररूप एकादेश होता है। पररूप संधि एंग पररूपम। इस सूत्र के द्वारा पररूप संधि का सूत्र क्या है? एंग पररूपम। इस सूत्र के आधार पर बताया गया है कि अकारांत उपसर्ग परे, यानी कि अकारांत उपसर्ग, यानी कि जिस उपसर्ग के अंत में अकारांत हो, अकारांत से तात्पर्य यानी कि अस्वर हो, जिस उपसर्ग के अंत में अस्वर हो वह अकारांत हो गया। और उसके बाद में एंग मतलब ए ओ स्वर हो, ऐसी कोई धातु बाद में हो तो वहां पर पररूप संधि का प्रयोग किया जाता है। पररूप संधि के प्रयोग करने के बाद उसमें जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन है आई ओ। क्या परिवर्तन होता है? आई ओ परिवर्तन, अर्थात एक आदेश होता है। तो उदाहरण है इसका प्र प्लस एजते। प्र प्लस एजते। देखें इधर, प्लस के पहले प्र में कौन सा स्वर है? ए स्वर है। और प्र क्या है? एक उपसर्ग है। प्र क्या है? एक उपसर्ग है। और एजते, एजते क्या है? धातु है। एज क्या है? धातु। और धातु के शुरू में कौन सा स्वर है? ए स्वर है।
तो सूत्र के अनुसार बताया गया है कि प्लस के पहले यदि कोई उपसर्ग हो और उपसर्ग में ऐश्वर हो, तो यहाँ पे प्रयोगसर्ग है और उस प्रयोगसर्ग में ऐश्वर है, और उसके बाद में ए से शुरू होने वाली या ओ से शुरू होने वाली कोई धातु हो, तो एजते यहाँ पे धातु है, तो वहां पर कौन सा आदेश होगा, ऐ आदेश हो जाएगा। तो हमारे पास क्या क्या बनेगा, प्रय प्लस ऐ प्लस जते, प्रय प्लस ऐ प्लस जते। तो इसको हम मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, प्रेजते। कौन सी धातु बनेगी, प्रेजते। दूसरा उदाहरण है उप प्लस ओषति, उप प्लस ओषति। अब यहाँ पे उप क्या है, एक उपसर्ग है, उप क्या है, एक उपसर्ग है, और औषधि क्या है यहाँ पे, धातु। औषधि क्या है यहाँ पे, धातु। तो क्या सूत्र बनेगा, ये उप प्लस ओ प्लस शति, तो क्या बनेगा, ये उपोषति। उपोषति। इस प्रकार से ये स्वर संधि के सातों रूप, सातों भेद हो चुके हैं। पहला जो भेद हमने पढ़ा था, दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, फिर यण संधि, फिर अयादि संधि, अयादि संधि के बाद में पररूप, पूर्वरूप। इस प्रकार से हमने स्वर संधि के सातों भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। इससे संबंधित, तो स्वर संधि से संबंधित कोई जानकारी या कोई कुछ पूछना है तो फोन नंबर पे कांटेक्ट करके मुझे बताएं। अब चलते हैं हम संधि का दूसरा भेद। इसलिए जब हमने संधि शुरू करी थी उस समय मैंने बताए थे संधि के तीन भेद होते हैं। कितने बताए थे, तीन भेद बताए थे। पहला जो भेद था वह था स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के बारे में हमने सारी जानकारी प्राप्त कर ली है और उसके सारे भेदों के बारे में हमने जान लिया है। अब हम संधि का जो दूसरा भेद है उसका नाम है व्यंजन। कौन सी संधि है, व्यंजन। व्यंजन मतलब हल संधि। संधि का दूसरा भेद है व्यंजन संधि। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे अभी, लेकिन इसके बारे में बताने से पहले हमें व्यंजनों का ज्ञान बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हमें व्यंजनों का ज्ञान नहीं होगा तो हम इस संधि को नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम व्यंजनों के बारे में बताते हैं आपको। व्यंजन कितने प्रकार के, व्यंजन की परिभाषा क्या है, सबसे पहले तो जान लें। व्यंजन की परिभाषा है जिन वर्णों का स्वरों की सहायता से, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। वो व्यंजन कहलाते हैं।
अब आगे है व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद, व्यंजन के कितने भेद हैं? व्यंजन के 3 भेद हैं और चौथा अलग भेद है। व्यंजन के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। व्यंजन के 3 भेद हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। तीसरा जो भेद है वह ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। और चौथा जो अलग अलग व्यंजन का प्रकार है उसको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। तो बच्चों, व्यंजन की परिभाषा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वो व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के भेद, व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, और चौथा सबसे अलग भेद बताया गया है इसको, चौथे भेद को, वह है संयुक्त व्यंजन। तो अब हम जानते हैं कि इनमें कितने कितने संख्या होती है व्यंजनों की। स्पर्श व्यंजन होते हैं कितने? 25। कितने होते हैं? 25। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। ऊष्म व्यंजन कितने हुए? 4। ऊष्म व्यंजन कितने? 4। और संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। तो टोटल कितने व्यंजन हो गए? 37। तो व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 37। तो स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से 25 व्यंजन आते हैं? क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक के 5-5 व्यंजन, तो कितने हो गए? 25। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से आते हैं? य, र, व, ल। अंतस्थ व्यंजन कितने हो गए? 4। 25 और 4 29। ऊष्म व्यंजन जो कौन कौन से आते हैं? श, स, श, ह। तो ऊष्म व्यंजन कितने हो गए? 4। अब संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? संयुक्त व्यंजन में आते हैं क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। अभी 4 व्यंजन ये संयुक्त व्यंजन हो गए, टोटल कितने हो गए? 37 व्यंजन हो गए। अब संयुक्त व्यंजन किस किस से मिलकर बनता है? श जो बनेगा वो क प्लस स, इससे ये दोनों मिलके क्या बनेंगे? क्ष। त्र के बारे में मैंने पिछली संधि में बताया था, त और र मिलके क्या बनेगा? त्र। और ज्ञ के बारे में ज प्लस अण, ये दोनों मिलके क्या बनेंगे? ज्ञ। और स्र, श प्लस र। तो इस प्रकार से कितने व्यंजन हो गए? टोटल 37 व्यंजन हो गए। तो इन व्यंजनों के बारे में जानकारी जरूरी है, क्योंकि हम व्यंजन संधि कर रहे हैं। जब तक इन व्यंजनों के बारे में जानकारी नहीं होगी आप व्यंजन संधि को हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनको इसको उतार लें।
नोट लिखें एक, व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं, क्योंकि व्यंजन में अगर स्वर नहीं मिलाते हैं तो वे हलंत का चिन्ह लगाकर उससे आधा व्यंजन मानते हैं। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं, क्योंकि व्यंजन के हम अगर स्वर नहीं मिलाते हैं तो व्यंजन आधे माने जाते हैं और उनको क्या बोलते हैं, हलंत। हलंत के चिन्ह का प्रयोग लगाते हैं उनके। तो इस प्रकार से ये व्यंजन संधि की परिभाषा हो गई, व्यंजन के भेदों की जानकारी हो गई। अब एक जानकारी और आपको बताना चाह रहा हूं, जो हमने शय जो पढ़ते हैं उनका नाम भी अलग अलग होता है। इस शय को हम क्या बोलेंगे, दंत्य, दंत्य सकार। इसको हम बोलेंगे तालव्य शकार। और जो षटकोण वाला शय है इसको हम बोलते हैं मूर्धन्य शकार। इसकी भी जानकारी बहुत ही आवश्यक है। दंती सकार, तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार। इस प्रकार से व्यंजन के बारे में हमने जान लिया, व्यंजन के भेदों के बारे में जान लिया। अब हम चलते हैं व्यंजन संधि की ओर। व्यंजन की संधि करने से पहले व्यंजन की जानकारी आवश्यक थी, इसी वजह से मैंने आपको व्यंजनों के बारे में बताया कि कितने व्यंजन होते हैं, कौन कौन से व्यंजन होते हैं, व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, व्यंजन में जो शकार का प्रयोग होता है उनको क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, उष्ण व्यंजन कौन से होते हैं। तो चलते हैं हम आगे व्यंजन संधि की ओर। व्यंजन संधि की परिभाषा। व्यंजन संधि की परिभाषा। व्यंजन का स्वर से या व्यंजन का व्यंजनों से मेल होने पर जो परिवर्तन या विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन का स्वर से या व्यंजन का व्यंजनों से मेल होने पर
जो परिवर्तन या विकार होता है उसे हम व्यंजन संधि या हल संधि कहते हैं। व्यंजन संधि या हल संधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो है व्यंजन की परिभाषा। जिस प्रकार हमने स्वर संधि के भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, उसी प्रकार से हम व्यंजन के भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलते हैं हम आगे। व्यंजन संधि के भेद। व्यंजन संधि के भेद। व्यंजन संधि के भेद। व्यंजन संधि के 6 भेद मुख्य बताए हैं। कितने भेद बताए हैं? व्यंजन संधि के 6 भेद मुख्य बताए हैं। पहला जो भेद है वह है शुचित्व संधि। कौन सी संधि? शुचित्व संधि। दूसरा जो भेद है वो है ष्टुत्व संधि। कौन सी संधि? ष्टुत्व संधि। तीसरा जो भेद है वह है जश्त्व संधि। चौथा जो भेद है वह है चरत्व संधि। पांचवा है अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि। और छठा जो भेद है वह है परस्वर। तो इस प्रकार से व्यंजन संधि के भी कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। स्वर संधि के कितने भेद थे? 7 भेद थे। पिछली वीडियो में हमने स्वर संधि के सारे भेदों के बारे में जानकारी दी थी। अब हम इस वीडियो में व्यंजन संधि के भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहला जो भेद है शुचित्व, दूसरा ष्टुत्व, तीसरा जश्त्व, चौथा चरत्व, पांचवा अनुस्वार और छठा परस्वर संधि। तो सबसे पहले हम शुचित्व संधि के बारे में पढ़ेंगे। जो भी जानकारी है, जो भी तुम्हें बताया जाता है उसे आप नोटबुक में अवश्य उतारें, ताकि आगे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए जो भी बोर्ड पे करवाया जाता है या कहा जाता है, बताया जाता है, उसे आप नोट करें। तो हम व्यंजन संधि के पहले भेद के बारे में पढ़ते हैं। पहला भेद था, क्या था? शुचित्व संधि। जिस प्रकार से स्वर संधि में भी सूत्रों के द्वारा हमने संधि की जानकारी प्राप्त की थी, उसी प्रकार व्यंजन संधि में भी भेदों के अलग अलग सूत्र बताए गए हैं। तो शुचित्व संधि का जो सूत्र बताया गया है वो बताया है स्तोः स्तोश्चु नाश्चु। स्तोश्चु नाश्चु। क्या सूत्र है? स्तोश्चु नाश्चु। सूत्र के आधार पर पहले हम सूत्र के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्तोः। क्या लिखा हुआ है? स्तोः। स्तोः का अर्थ है यहाँ पे शय और तोः का अर्थ है तैमल।
स्तो के बारे में बताते हैं कि स्तो में स का जो अर्थ है उसका मतलब होता है शकार, तय और तैवर्ग। उसके बाद में जो बताया गया स्तुष्टनाशु, स्तुष्टनाशु का मतलब है श, शकार व चैवर्ग। शकार और चैवर्ग। अब इन दोनों में क्या बताया गया है कि जब पद के अंत में श हो और उसके बाद में भी कोई श हो तो उसके स्थान पर हम बदलेंगे श, और तय वर्ग के स्थान पर हम क्या करेंगे, चय वर्ग करेंगे। यानी कि पद के अंत में श, स हो और उसके बाद में कोई वर्ण हो तो उसको हम क्या करेंगे, श, और तय वर्ग होगा तो उस तय वर्ग को किस वर्ग में बदलेंगे, चय वर्ग में। तो ये तो सूत्र का अर्थ था कि सूत्र क्या बताया गया कि स्तोष्टनाशु शैवर्ग और तैवर्ग को हम इसमें बदलेंगे शकार और चकार में बदलेंगे। परिभाषा में हम देखते हैं सूत्र के अनुसार यदि पद के अंत में दंती सकार या तय वर्ग हो और बाद में भी शकार या तय वर्ग हो तो दंती सकार के स्थान पर तालव्य सकार करते हैं। यदि तय वर्ग हो तो उसके स्थान पर चय वर्ग करते हैं। परिभाषा एक बार वापस समझ लें। सूत्र के अनुसार, स्तोष्टनाशु के अनुसार यदि पद के अंत में दंती शकार हो या तय वर्ग हो और उसके बाद में भी दंती सकार या तय वर्ग हो तो दंती सकार के स्थान पर हम तालव्य सकार करते हैं और तय वर्ग हो तो उसके स्थान पर हम चय वर्ग करते हैं। इस परिभाषा के अनुसार हम उदाहरण करते हैं इसके। आप इसको उतार लें परिभाषा को। तो चतुर्थ संधि का पहला उदाहरण है सत प्लस चित्त। सत प्लस चित्त। देखिए इधर प्लस के पहले तय वर्ग है और उसके बाद में क्या है, चय वर्ग। तो तय वर्ग के स्थान पर हम क्या करेंगे, चय वर्ग। इस उदाहरण में तय प्लस के पहले दिया गया है तो हम तय के स्थान पर चय को बदलेंगे। तो क्या बनेगा, स
च प्लस चित बराबर सचित। दूसरा उदाहरण है कस प्लस चित, कस प्लस चित। देखिए इधर प्लस के पहले कौन सा सकार है, दंती सकार है, तो दंती सकार के स्थान पर हम कौन सा सकार करेंगे, तालव्य सकार। कस प्लस चित बराबर कश्चित। तीसरा उदाहरण है संधि का हरिश प्लस शेते, हरिश प्लस शेते। प्लस के पहले अर्थात पद के अंत में क्या है, दंती सकार के स्थान पर हम क्या करेंगे, तालव्य सकार, और बाद में क्या है, शेते। हरिश हरिश प्लस शेते, तो क्या सब बनेगा, हरिश शेते। चौथा उदाहरण है इसका उत प्लस ज्वाला, उत प्लस चौथा उदाहरण है रामस प्लस च। चौथा उदाहरण क्या है, रामस प्लस च। च के स्थान पर दंती सकार प्लस च, रामस प्लस च बराबर रामश्च। पांचवा जो उदाहरण है वह है रामस प्लस चिनोती। प्लस के पहले दंती सकार है, इसको हम किसमें बदलेंगे, तालव्य सकार में, क्योंकि आगे च वर्ग है इसलिए, और च वर्ग और दंती सकार के स्थान पर तालव्य सकार होता है, तो क्या सब बनेगा हमारे पास, रामस चिनोती, रामस चिनोती। इस प्रकार से व्यंजन संधि का पहला जो नियम है सुचतु संधि वह पूरा होता है। इसका इसी संधि का दूसरा जो भाग है वह है ष्टुत्व संधि। दूसरा भेद है इसका ष्टुत्व संधि। सूत्र है इसका ष्टो नाष्टु, ष्टो नाष्टु। सूत्र के आधार पर यदि श के बाद में या श तय वर्ग के बाद में यदि श और तय वर्ग हो तो श के स्थान पर मूर्धन्य सकार और तय वर्ग के स्थान पर तय वर्ग होता है। ष्टो नाष्टु सूत्र है इसका, शकार तय वर्ग के बाद में यदि शकार तय वर्ग आता है तो उसके स्थान पर हम क्या करेंगे, मूर्धन्य सकार और
टैवर। उदाहरण है इसका राष्ट्र प्लस ट्र बराबर राष्ट्र। दूसरा उदाहरण है इष्ट प्लस ट बराबर इष्ट। तीसरा उदाहरण है इसका रामस प्लस षष्ठ। रामस प्लस षष्ठ। सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार प्लस षष्ठ मिलाएंगे रामस षष्ठ। चौथा जो इसका उदाहरण है वह है उत प्लस डैनम। उत प्लस डैनम। अब यहाँ पे तैवर्ग है तो तैवर्ग के स्थान पर सूत्र के अनुसार हम क्या करेंगे टैवर्ग। तो यहाँ पे क्या बनेगा उड्डयनम। इस प्रकार से ये हमारे व्यंजन संधि के दो भेद हो चुके हैं, श्रुतु संधि और सुश्रुतु संधि। अगले वीडियो में हम इसके बाकी भेदों के बारे में बात करेंगे और जितना भी जो करवाया है उसको ध्यान में रखें और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना है तो कांटेक्ट करें। धन्यवाद।